वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2018 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13। ठीक है, 2018 का न्यूमेरिकल हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन एक्चुअली क्या है। अ बलून टाइड अप विद अ वुडन पीस इज मूविंग अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ। अगर आप लोग 2021 में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो प्लीज़ एक दफ़ा इस क्वेश्चन को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी चेक कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। सिचुएशन कुछ इस तरह की है। ठीक है, ये एक वुडन पीस है, वुडन ब्लॉक है। ठीक है, लकड़ी है, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, इसके ऊपर एक बलून टाइड अप हुआ हुआ है यानी कि बंधा हुआ है। ठीक है, और फिर ये ऊपर को उड़ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप जैसे पैराशूट भी कैसे होता है, गैस भरी हुई होती है, बिल्कुल वैसे जैसे इस बलून में गैस भरी हुई है और फिर उससे इंसान ऊपर उड़ रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये बलून इस वुडन ब्लॉक के साथ टाई हुआ हुआ है, इसके साथ बंधा हुआ है और ये दोनों ऊपर को उठ रहे हैं। ठीक है, ऊपर को उड़ रहे हैं। यहाँ तक के बात समझ में आई कि एक बलून एक वुडन पीस के साथ बंधा हुआ है, ये दोनों ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और ये जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटी कितनी दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनके स्टार्टिंग अप वेलोसिटी दी हुई है। तो वो वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर डेटा में किससे शो करेंगे, ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी से शो करेंगे। vi इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से ये लोग ऊपर की जानिब मूव कर रहे हैं। उसके बाद एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, अब ये मूव कर रहा है, ये और ऊपर गया, ये इससे और ऊपर गया, ये और ऊपर गया, ये और ऊपर गया। ठीक है, ये यहाँ तक के ऊपर पहुँच गया है। ठीक है, और ये हाइट कितनी दे रहे हैं, कह रहे हैं जब ये कहाँ तक के ऊपर पहुँच जाए, कितनी हाइट पर जब ये ऊपर पहुँच जाए, जब हाइट कितनी हो, जब हाइट 300 मीटर हो, यानी कि जब ये इस ग्राउंड से ज़मीन के लेवल से 300 मीटर ऊपर पहुँच जाए, तब हमने क्या करना है, हमने इस बलून को उस वुडन पीस से डिटैच कर देना है, यानी कि खोल देना है, हटा देना है। ठीक है, अलग कर देना है। ठीक है, जब ये ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर पहुंचा, 300 मीटर की हाइट के ऊपर पहुंच गया उड़ते उड़ते, तब हमने इस बलून को इस वुडन पीस से डिटैच कर देना है, दोनों को अलग कर देना है। ठीक है, जब ये यहाँ पर पहुँच गए ना, यहाँ पर पहुँचने के बाद ये लकड़ी है। ठीक है, ये लकड़ी है, ये बलून है और हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को अलग अलग कर देना है, हमने यहाँ से इसको खोल देना है। ठीक है, ये बलून अब क्या होगा, बलून ऊपर को उड़ जाएगा। ठीक है, और ये लकड़ी का पीस कहाँ पर आएगा, लकड़ी का पीस नीचे आके गिरेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये जो लकड़ी का पीस होगा ये नीचे आकर गिर जाएगा। बलून तो बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होता है, वो तो ऊपर को उड़ जाएगा। जब हम बेशक इसको खोल देंगे बलून ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन ये जो लकड़ी का पीस है, ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ को खींचती है और ये थोड़ा सा हैवी भी होगा बलून के मुकाबले में, तो ये नीचे की तरफ आकर गिरेगा। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, सिचुएशन को दिमाग में आप लोग क्रिएट करें, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि गुब्बारा ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन ये जो लकड़ी का टुकड़ा है वो यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि इस हाइट के ऊपर से जब ये लकड़ी का टुकड़ा नीचे आएगा तो इसे नीचे ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसे नीचे ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमें वो टाइम निकालना है कि इस वुडन पीस को जब हमने ग्राउंड के ऊपर 300 मीटर की हाइट पर लेकर जाकर बलून से अलहदा किया, तो ये नीचे इधर ज़मीन तक कितनी देर में वापस से पहुंचेगा। ये टाइम हमें यहाँ पर मालूम करना है कि ये वापस से इस जगह पर कितनी देर में पहुँचेगा। ठीक है, ये था आप लोगों के पास क्वेश्चन। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी है। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, वापसी हमें ये इस वुडन ब्लॉक की ऊपर से लेकर इस 300 मीटर की हाइट से लेकर यहाँ पर नीचे ग्राउंड तक की वापसी का टाइम मालूम करना है। ओके, तो देखिए वापसी पर हमें कोई इतनी खास चीज़ें गिवन नहीं है, हाँ, लेकिन हमें जाने की सारी चीज़ें पता हैं। बट क्या फ़र्क पड़ता है, एक बात आप लोगों के भी जहन में कि इसको 300 मीटर की हाइट पर पहुँचने के लिए ऊपर जाते वक्त जितना टाइम लगा होगा, ऑब्वियसली उतनी ही हाइट, देखें हाइट तो चेंज नहीं हुई है ना, हाइट तो सेम उतनी है। जाते वक्त भी 300 मीटर की हाइट थी, आते वक्त भी 300 मीटर की हाइट है, ऐसा ही है। तो जितना टाइम जाते वक्त लगा होगा ऑब्वियसली उतना ही टाइम आते वक्त लगेगा। इसलिए क्या होगा, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे जाते वक्त का सारा डेटा मालूम है, तो मैं जाते वक्त का टाइम मालूम कर लेती हूँ। जाते वक्त का टाइम अगर मुझे मालूम हो जाएगा तो मतलब आते वक्त का टाइम उतना ही होगा। ठीक है,
क्लियर, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने ये सोचा कि आते वक्त मुझे कोई इतनी खास डिटेल्स पता नहीं है डेटा के लिए, ठीक है, कि मैं मेरे पास वैल्यूज़ क्या हैं चीज़ों की, मैं क्या अप्लाई करूँ तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन जाते वक्त का सारा डेटा मेरे पास मौजूद है, तो मैं जाते वक्त का टाइम मालूम कर लूँगी। और क्योंकि जाने और आने दोनों का फासला सेम है, तो 300 मीटर की हाइट के लिए उसे जाते वक्त जितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली उसे वापस आते वक्त भी उतना ही टाइम लगेगा। तो जल्दी से इसी डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग अपना डेटा तैयार कर लेते हैं। देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, 15 मीटर पर सेकेंड। हाइट h, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन में h नहीं होता है, लेकिन s और h दोनों बराबर होते हैं, हाइट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं, यानी कि जितनी हाइट होगी ऑब्वियसली उसने उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, सही है। तो ये s के बराबर हो जाएगा और इसे मैं -300 मीटर लूँगी। -300 मीटर मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये उल्टा रास्ता तय हो रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर का रास्ता तय हो रहा है, ये इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, -300 मीटर इसको लिया है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद देखा वैसे भी वापसी में उसने फिर उल्टा ही सारा सफ़र तय करना है। पहले 0 से 300 तक की ऊंचाई पर गया था, फिर वहाँ से उसने वापस नीचे आना है। बहरहाल ये सब आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ इतना समझना है कि ये आप लोगों को नीचे से ऊंचाई की तरफ जा रहे थे, उल्टा फासला तय करें, इसलिए मैंने यहाँ पर जब नेगेटिव साइन हम लोग शो करते हैं, मोस्टली हम लोग अपोजिट डायरेक्शन के लिए इसको शो करते हैं, ठीक है। तो ये उल्टा नीचे से ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैंने -300 मीटर लिए इधर। और एक्सेलरेशन तो आप सबको पता होगा कि अगेंस्ट द ग्रेविटी है। ग्रेविटी का मतलब होता है कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आए। अब अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए माइनस में होगी, ठीक है। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो ग्रेविटी की वैल्यू भी माइनस में होती है। और क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन में अगेन ग्रेविटी नहीं होती, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, इसलिए हम लोग इसे एक्सीलरेशन के यानी कि 1 के बराबर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर है। और हमें क्या मालूम करना है, हमें टाइम मालूम करना है। ओके, सो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं। टाइम का खुद से तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन हम लोग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कोई इक्वेशन यूज़ करेंगे। और इसके लिए भी मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ करें। बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम हर सवाल में कैसे याद रखें कि इस सवाल में कौन सी इक्वेशन लगेगी और इस सवाल में कौन सी इक्वेशन लगेगी। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी याद नहीं करना है कि किस सवाल में कौन सी इक्वेशन लगेगी। आप लोगों ने अपने डेटा को इंतहाई गौर से देखना है और आप लोगों को तीनों इक्वेशन पक्की पानी की तरह याद होनी चाहिए। ये 2 काम आप लोगों ने करना है। पहला काम इक्वेशन अगर पक्की याद होंगी, और दूसरा काम अगर डेटा को आप लोग गौर से देखोगे आप लोगों को खुद ही आप लोगों को जवाब मिल जाएगा कि किस सवाल में आप लोगों ने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। तो चलो हम लोग देखते हैं इस सवाल में कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी। ओके, तो ये तीनों इक्वेशन अगर हमें याद होंगी तो अब आप लोग इधर देखें, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास देखिए हमें क्या मालूम करना है, हमें टाइम मालूम करना है, ठीक है। टाइम हमें आप लोग सबसे पहले आप लोगों को ये तीनों इक्वेशंस याद होनी चाहिए। सेकंडली आप लोग अपने डेटा को देखें। सबसे पहले देखें आप लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की और वो किस इक्वेशन में आ रही है, ठीक है। हमें ज़रूरत किस चीज़ की, हमें ज़रूरत है टाइम की। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर टाइम आ रहा है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन यूज़ हो सकती है। सेकेंड इक्वेशन के अंदर टाइम आ रहा है, ये वाली इक्वेशन भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन के अंदर टाइम नहीं आ रहा, तो थर्ड इक्वेशन का ऑप्शन तो यहीं पर कैंसिल हो गया। इस तरीके से आप लोग सेलेक्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप लोगों की कौन सी इक्वेशन किस क्वेश्चन में यूज़ होगी। इस क्वेश्चन में हमें टाइम मालूम करना है, और क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, इसलिए हाँ ये वाली इक्वेशन वैसे ही साइड पर हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट और सेकेंड में से आप लोग कौन सी इक्वेशन को चूज़ करेंगे। इन दोनों में से भी तो कोई एक ही आप लोग यूज़ कर सकते हैं ना। तो अब आप लोग बाकी की चीज़ों को देखें, आप लोगों को गिवन क्या क्या है, ठीक है। आप लोगों को वी आई गिवन है, वी आई फर्स्ट इक्वेशन में ये रहा। आप लोगों को एस गिवन है, एस सेकंड इक्वेशन में नहीं है। चलें कोई बात नहीं, इधर जो चीज़ें वो होनी चाहिए। आप लोगों को ए गिवन है, ए ये रहा। टाइम तो आप लोगों ने खुद मालूम करना है, ठीक है। लेकिन अब देखें यहाँ पर अगर आप लोग इस टाइम को मालूम करने बैठे तो इस वी एफ की आप लोगों को ज़रूरत है, जो यहाँ पर आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियसली अगर आप लोग अक्लमंद हैं आप लोगों को इतनी बात समझ में आ जाएगी कि इसका डेटा कंप्लीट नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन भी यूज़ नहीं हो सकती। फिर कॉमन सेंस की बात है, ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी। फिर भी एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। एस हमें गिवन है, एस ये रहा, ठीक है। वी आई हमें गिवन है, वी आई ये रहा। टाइम तो हमें मालूम करना है। ए हमें गिवन है, ए ये रहा, ठीक है। तो बेस्ट चॉइस क्या है कि ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी। तो समझ में आए कैसे हम लोग इक्वेशन चूज़ करेंगे। इस तरीके से हमें समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
सारी चीज़ें पुट करते हैं। एस हम लोग क्या पुट कर देंगे -300 इज इक्वल्स टू वी आई हम लोग क्या पुट कर देंगे 15 मल्टीप्लाई बाय टाइम तो हम लोगों ने मालूम करना है, ठीक है। तो टाइम को अभी टाइम का टी अभी हम एज इट इज रख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमने खुद निकालनी है, ठीक है। फिर हाफ आ जाएगा, फिर एक ही जगह पर हम लोग क्या रख देंगे -9.8, फिर उसके बाद टी स्क्वायर भी हमने मालूम करना है तो टी स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा, ओके। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा -300 इज इक्वल्स टू 15t प्लस माइनस 9.8 जा 9.8 डिवाइडेड बाई 2t स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हो जाएगा -300 इज इक्वल्स टू 15t माइनस 9.8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर, ओके। अब देखिए कोई और इक्वेशन ऐसी नहीं थी इजी जो हम जिससे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस की गड़बड़ हो जाएगी। फिजिक्स में नॉर्मली इस तरह की कैलकुलेशंस नहीं होती। नॉर्मली आप लोग फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट करते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करवाकर आप लोगों का आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी की पावर 1 है और यहाँ पर टी की पावर 2 है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अगर इनकी पावर सेम होती तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर इजीली अपना आंसर निकाल लेते। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे, हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, क्या चीज़ नज़र आ रही है अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। इस 300 को हम लोग उस साइड पर ले जाते हैं, ओके। ये 300 इधर माइनस है, उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। या आप लोग 300 को उस साइड पर ना लेके जाए, इन सारी चीज़ों को इस तरफ ले आए, ठीक है, ताकि ये वाली चीज़ मेन हमारा इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास टी स्क्वायर। इसे हमें पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को उधर ले आते हैं, इसे भी उधर ले आते हैं और इसे भी उधर ले आते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले मैं इसको उधर लेके जाऊँगी, -4.9 टी स्क्वायर है, यहाँ पर आकर हो जाएगा +4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। फिर ये +15t है, यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है तो ऑब्वियसली प्लस का है, यहाँ पर आकर ये हो जाएगा -15t, ठीक है। फिर ये -300 इस साइड पर एज इट इज रहेगा, इस इक्वल्स टू यहाँ पर कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा है, तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ओके। तो ये फाइनल इक्वेशन अभी मेरे पास बन गई है, जिससे सॉल्व करने की आगे कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, क्योंकि टी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये दोनों को हम आपस में सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पावर्स चेंज हैं। तो अब हम इसको भी 300 को भी इनमें से किसी के भी साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो हम इन्हें ईजिली सॉल्व कर लेते, लेकिन इनके दरमियान मल्टीप्लाई और डिवाइड भी नहीं है, सारे आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। प्लस माइनस होने के लिए सेम वेरिएबल्स और सेम पावर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना प्लस माइनस हम नहीं कर सकते। अलजेब्रा इतनी तो सबको आती होगी जो फर्स्ट ईयर में आ गए, तो हम लोग इसको आगे नॉर्मल मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम लोग सोचेंगे कोई स्पेशल मेथड जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। तो मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, मैट्रिक में हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लोगों में से किसी को याद हो, अगर नहीं याद आप लोगों को तो कोई बात नहीं, हम लोग रिपीट कर लेंगे। मैट्रिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो भी मैं बोर्ड पर लिखूंगी और आप लोगों को फौरन से याद आ जाएगा, क्योंकि जिस किसी ने भी मैट्रिक करके सेकंड ईयर में पहुंचे, जाहिर सी बात है सब तो सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लाजमी किसी ने कभी ना कभी किया होगा। तो देखिए लिख दिया है मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जो सबसे पहला सवाल आप लोगों के जहन में आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करूँगी, मैंने यहाँ पर कोई और चीज़ अप्लाई करने का क्यों नहीं सोचा, फ़ौरन से मेरे जहन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ क्यों गया। क्यों? क्योंकि आप लोग इस इक्वेशन को गौर से देखें, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की स्पेशलिटी ये होती है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो भी टर्म्स होती हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो हम लोगों को इसके अकॉर्डिंग जो पहले टर्म होती हैं वो ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए, उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। पहले टर्म के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, ये पहले टर्म है। इसके अंदर कितने टर्म्स है, टोटल 3 टर्म्स है। टर्म्स कैसे सेपरेट होती हैं, प्लस या माइनस के साइन से टर्म्स सेपरेट होती हैं। इसके अंदर 4.9 टी स्क्वायर एक टर्म है, 15 टी दूसरी टर्म है, 300 तीसरी टर्म है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की स्पेशलिटी क्या होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्हीं इक्वेशंस के ऊपर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उन्हीं इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई होता है जिन इक्वेशन की पहली टर्म में स्क्वायर आ रहा होता है, दूसरी टर्म में जो पावर होती है वो 1 हो, ठीक है। पहली टर्म में स्क्वायर आए, दूसरी टर्म में पावर 1 हो और तीसरी टर्म में पावर 0 हो। तो ऐसी इक्वेशंस के ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहली टर्म में टी स्क्वायर है, सेकंड टर्म में टी की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और थर्ड टर्म में टी ही नहीं है तो यानी कि टी की पावर क्या है, 0 है, ठीक है। जहाँ पर टी है ही नहीं तो मतलब वहाँ पर टी की पावर ऑब्वियसली क्या है, 0 है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए बेस्ट हो गई ये इक्वेशन, स्क्वायर 1 0। मैंने इसको इसी तरीके से अरेंज किया कि पहले टर्म में स्क्वायर है, दूसरी टर्म में 1 है और तीसरी टर्म में 0 है। इसकी अरेंजमेंट भी हमने आगे पीछे नहीं करनी है, इसको इसी तरीके से अरेंज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद
ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगी, यहाँ पर मुझे कंफर्म हो जाएगा कि इस वाली इक्वेशन के ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, मैं इसे अप्लाई कर दूंगी। अब इसे यूज़ किस तरीके से करना है, इसे अप्लाई किस तरीके से करना है। इक्वेशन क्या है मेरे पास, इक्वेशन है 4.9 टी स्क्वायर माइनस 15t माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अंदर मैंने बी, ए और सी की वैल्यूज आप लोगों को देखे नजर आ रही होगी, तो मैंने बी, ए और सी की वैल्यूज निकालनी है। देखें अब इसके अंदर ए बी सी कैसे बनेगा, जो पहली वाली टर्म जिसके अंदर स्क्वायर है उस वाली टर्म का जो भी एक कोफिशिएंट होगा उसे मैं ए लूंगी। ठीक है, दूसरी वाली टर्म में जो भी कोफिशिएंट होगा जिसकी पावर 1 है उसे मैं बी लूंगी, और तीसरी वाली टर्म में जो भी कोफिशिएंट होगा जिसमें पावर 0 है तो उसे मैं क्या लूंगी, उसे मैं लूंगी सी। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा ए बी सी। ए क्या होगा 4.9, बी 15, सी 300। ओके जी, तो अब देखें मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ, इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देती हूँ। माइनस बी की जगह पर मैं क्या पुट करूँगी, माइनस, और बी क्या है मेरा -15। ठीक है, -15 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद लगा दें इधर प्लस माइनस, फिर उसके बाद अंडर रूट में बी स्क्वायर मैंने पुट करना है। बी की वैल्यू है -15 का स्क्वायर -4। ए की जगह पर मैं पुट कर दूंगी, ए की वैल्यू क्या है 4.9। फिर उसके बाद सी की जगह पर मैं सी पुट कर दूंगी -300। ठीक है, फिर उसके बाद अपॉन में क्या है 2a है मेरे पास 2, और a की जगह पर मैं पुट कर दूंगी 5.9। ठीक है, फिर उसके बाद ये किस तरीके से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट। अब आप लोगों को एक बात पता होगी, जब भी ऊपर इवन पावर है तो इवन पावर की वजह से माइनस साइन खुद ब खुद पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि 15 के ऊपर पावर 2 है, स्क्वायर है, और जो 2 होता है वो इवन नंबर होता है, पावर इवन होने की वजह से 15 का माइनस भी हट जाएगा और ये नेगेटिव से पॉजिटिव 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 15 के स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, चलें नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4.9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4.9, यहाँ पर मेरे पास कुछ आंसर आ जाएगा। खैर इधर 4 मल्टीप्लाई बाय 4.9 को भी छोड़ें, ये देखें माइनस क्या आंसर आएगा, प्लस। ठीक है, फिर 4 को 4.9 से मल्टीप्लाई करूंगी और जो आंसर आएगा उसे 300 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो फाइनली जो मेरे पास आएगा वो होगा मेरे पास 5880। ओके, तो ये मेरे पास आंसर आया है। फिर मैं इसका क्या करूंगी, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4.9 क्या हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करें। 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 का मैं स्क्वायर करूंगी, 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 5880 अपॉन 9.8। इन दोनों को प्लस कर लें, 15 प्लस माइनस 225 को 5880 में मैं प्लस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 6105 डिवाइडेड बाय 9.8। कैलकुलेटर से आप लोग साथ के साथ सॉल्व करके इसको वेरीफाई करते रहे। फिर उसके बाद क्या करूंगी, फिर उसके बाद देखें ये हो जाएगा, यहाँ पर आ गया है हमारे पास 15 प्लस माइनस। अब देखें यहाँ पर ये जो अंडर रूट 6105 है इसे मैं कैलकुलेटर में रखूँगी। कैलकुलेटर में मैं अंडर रूट के अंदर 6105 पुट करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 78.134। ठीक है, 6105 का रूट क्या होता है 78.134 डिवाइड, फिर इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9.8। अब देखें रूट से पहले मेरे पास यहाँ पर प्लस भी था और यहाँ पर माइनस भी था। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर दो कंडीशंस थी, इसकी वजह से अब इसके बाद जो स्टेप्स होंगे वो दो स्टेप्स होंगे। ठीक है, आइदर और करके। ठीक है, आइदर और, यानी कि आइदर इसकी एक वैल्यू क्या हो सकती है 15 प्लस 78.134 डिवाइडेड बाय 9.8 और दूसरी वैल्यू क्या होगी 15 माइनस 78.134 डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है, अच्छा जी, फिर इधर क्या हो जाएगा 15 प्लस मैं इसको करूंगी तो मेरे पास आएगा 93.134 डिवाइडेड बाय 9.8 और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर मेरे पास आ जाएगा माइनस 63.134 डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है, इन दोनों को मैं डिवाइड कराऊंगी, मेरे पास t की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये सब कुछ मैं t के लिए कर रही थी ऑब्वियसली, तो t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9.503 और t का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड। ठीक है, और इधर से मेरे पास दूसरी वैल्यूज की क्या आ जाएगी माइनस, जब मैं इन दोनों को डिवाइड कराऊंगी तो 6.44 सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास क्या आंसर है, मेरे पास ये आंसर है। और आप लोग मुझे एक बात बताएं, क्या टाइम माइनस में हो सकता है, टाइम माइनस में नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे पास दो आंसर्स आए थे ड्यू टू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट होते हैं, रूट को सॉल्व करके प्लस या माइनस बचता है और उसके अकॉर्डिंग आइदर और करके एक वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव में आई है, एक वैल्यू मेरे पास नेगेटिव में आई है, लेकिन क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं होता, टाइम पॉजिटिव में लिया जाता है, इसलिए मैं ये वाले को सिलेक्ट करूंगी। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, उस वुडन ब्लॉक को जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, उस वुडन ब्लॉक को जमीन तक पहुंचने
पहुंचने में 9.503 सेकेंड्स लगे। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है किसी स्टेप पर, तो आप लोग प्लीज़ मुझे पूछें, मैं आप लोगों को ज़रूर उस चीज़ का आंसर करूँगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।